बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का भाग 2 कक्षा 10 का पार्ट 2, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। इसमें कमलेश्वर जी ने उस समय का चित्रण किया है जब जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उसकी नाक टूट जाती है। यानी कि हमारे देश में, भारत में, जॉर्ज पंचम जो पहले अंग्रेज़ों का राज था, उस समय ये मूर्ति बनी हुई थी। तब वहाँ पर रानी एलिजाबेथ जो है, जो अंग्रेज़ों की ब्रिटिश की महारानी थी, वो भारत देश में आती हैं। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखेंगी, लेकिन वहाँ की उसकी नाक टूटी हुई है, तो कैसे उसे सही किया जाए। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे, मतलब कि सारा जिस जिस जगह उन्हें आना था दिल्ली में, तो वहाँ जगह की साफ़ सफाई तो होती है, साथ में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर भी एक समस्या मुद्दा खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से इसकी नाक को सही किया जाए, क्योंकि वो जो पत्थर था वो बहुत ही कीमती पत्थर था जो इस समय नहीं वहाँ पर मिलता था। बहुत सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसे एक जो मनुष्य है उसकी नाक वहाँ लगा दी जाए। देखिए फिर क्या होता है, किस तरीके से उस नाक को लगाया जाता है, क्या वो लगाया जाता है या नहीं, इस पार्ट में वही दिखाया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक बात तो नहीं थी। जमाना चूंकि नया था, फौज फराटे के साथ निकालने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों के दूसरे दिन चिपकाई नजर आ रही थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के रंग का नीला सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस ऊपर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनकी नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान तक आ रही थी। इन अखबारों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी 5,000 रुपये के रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए था, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए था, जिसके बावर्ची पहले महान महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत में क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। कोई ये और करिश्मा तो यह है कि किसी न किसी ने नहीं, किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नहीं थी तो नाक। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों में पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि राजनीतिक आंदोलन में होता था कि कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार
तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गौरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे। गश्त लगती रही और लाट की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे किए गए, दिमाग खरोचे गए। तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। तय होता है कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जैसे जरा पैसे से लाचार था। आते ही हुक्माओं के चेहरे देखे, अजीब परेशानी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मा एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदार तुम्हारी। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और उसे पूरी छानबीन का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों में के पेट चीरे गए। कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मों के चेहरे पर उदासी छा गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे काम दिया गया। जैसा भी हो, इसको काम का होना है और इस काम का दामोदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। मसला हल कर दिया गया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चला। परेशान मत होइए, हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ देश के घर में छिपी है। ज़रूरत है खोजने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों में के दौरे पर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद हताश होकर लौटा। चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर पर उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति तैस में आ गया। लानत है ऐसी आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान के में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप हो गया। सहसा उसकी आंख में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन एक शर्त पर कि अखबारों तक यह बात ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त दे तो आप ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक वैसे उससे उतार कर लगा दिया जाएगा। सबने उसकी तरफ देखा। फिर आंखों में एक क्षण बदहवासी में खुशी तैरने लगी। सभापति धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार ने फिर देश के दौरे पर निकल गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक की नापा उसके पास था। दिल्ली में से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावासाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिठला दास, सभी की मूर्तियां उसने देखी, लेकिन बड़ी निराशा उसके हाथ लगी। सब सुनकर हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढास बनाने के बाद आगे कहा, सुनो, बिहार सिक्योरिटी के सामने एक सन 82 शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। वहाँ शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा। बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। राजधानी में सब तैयारी थी, केवल जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी। सब कुछ तैयार था।
फिर वही बात हुक्मों तक पहुंची, खलबली मच गई। अब अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लगाई गई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है? सब नाक कटाने वाली बात होगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाले कलाकारों में से नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई, जिससे कि कमरे बंद कर दिए गए। फिर कमेटी बैठाई गई, क्योंकि नाक लगाना ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ कचकचाया, धीरे से बोला, आप लोग परेशानी में घबराते क्यों? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। खानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, रवाब निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। यह बात खबर जनता तक नहीं थी। सभी तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक था। कमेटी वालों को कुछ मदद मांगी, वह भी दे दी गई, लेकिन हिदायत दी गई कि किसी साथ ही खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में छप गई, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कथई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात और गौर करने वाली थी। उस दिन देश के कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई भी मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, फिर बुद्ध, और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ क्या देखा गया इस चैप्टर में कि जब जॉर्ज पंचम की नाक लगी थी तब वह एक जिंदा आदमी की नाक लगी थी। तो वहाँ जिस दिन वह नाक लगाई गई उस दिन पूरे ही देश में शोक की लहर दौड़ गई और सभी कुछ जो जितना भी काम था सभी बंद कर दिया गया, जब देश के लोगों को पता पड़ा कि एक विदेशी व्यक्ति की मूर्ति पर एक जिंदा आदमी की नाक लगाई गई है।